अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आप सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा के दिन स्वीडन के अंदर एक इराकी इमिग्रेंट ने कुरान पाक के साथ जो हरकत की। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो इसका दफ्तर जेनेवा में है, वहाँ एक मोशन मूव की थी और आज उसका 53rd सेशन था, जिसमें वीडियो लिंक्स पर बहुत सारे वज़रा ख़ारजा ने खिताब किया, जिनमें पाकिस्तान, ईरान और कतर के वज़रा ख़ारजा ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की तकरीरें की और बातचीत की। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या डिटेल्स हैं उनके पास। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने अभी भी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट दी है कुरान पाक की बेहरमती के हवाले से। स्वीडन का जो स्टांस है, यूएन में इस वक्त बड़ी हीटेड डिबेट है और यूरोपियन यूनियन इस मामले के ऊपर बड़े इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके ख्याल में जो वो मुसलमानों की किट लगा रहे हैं और जो बेइज्जती कर रहे हैं, उनके ख्याल में वो उनका आज़ादी का राइट है और उसके ऊपर वो डिटरमिन होते जा रहे हैं। इशू थोड़ा फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक अरब मुल्क कतर है, ये कौन सा मुल्क है, उसने आज ऐलान किया है कि वो स्वीडन के लिए 1 लाख स्वीडिश जुबान में कुरान पाक तर्जमा करके वहाँ पे भेजेंगे। तो मेरा ख्याल है 1 लाख की बजाय 10 लाख कर देने चाहिए और तकरीबन तमाम यूरोपियन जुबानों में इसका तराजम करा के यूरोप के हर घर में, क्या दुनिया के हर घर में इसको पहुँचाने की जिम्मेदारी अरब, मुसलमान तमाम ममालिक को ले लेना चाहिए। पाकिस्तान पे बड़ा इल्ज़ाम है कि बोस्निया जब फंसा पाकिस्तान ने वहाँ पे असला भेजा। बड़ी ऐसी बातें होती हैं, इल्ज़ाम बड़े लगते हैं। मेरा ख्याल है असलियत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कुरान पाक भेजना है, जो लोगों को जहन तब्दील कर देता है, जिससे उस दौर के अरब से लेके कुफार से लेके आज तक के यूरोपियन सारे खाइफ हैं कि ये कुरान पाक कहीं सब लोगों के सामने पढ़ा या बोला ना जाए। इससे लोगों के दिलों को चेंज आ जाती है। अर्ज करने का मकसद ये है कि अगर वो कुरान पाक की बेहरमती कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक जागने का मूवमेंट है, चांस है, जिसमें हम आंखें खोलें, कुरान पाक की तालीम को आम करें। ये भी उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मुसलमानों को इस वक्त अपने तरीके से इस पर जोर लगाना चाहिए। कुरान पाक की बेहरमती से कुफार को या गैर मुस्लिम्स को जो इस्लामी तालीमात से नावाकिफ़ हैं, उनको आगाह करना चाहिए। स्विट्ज़रलैंड या स्वीडन को यह एक ऐसा यूरोपियन मुल्क था जिसमें मीनारों का इशू चला था, मस्जिद के मीनार नहीं बनाने देते थे। तो जो बंदा सबसे ज़्यादा मुखालिफ था, उसने इस्लाम पढ़ना शुरू किया। जब इस्लाम पढ़ा तो उसे पता चला कि ये तो असल दीन है, वो मुसलमान हो गया। मदीना शरीफ हाज़री हुई, वहाँ पे माफ़ी मांगी। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जब लोगों को ये दानिश, ये समझ बूझ आ जाती है कि इस्लाम क्या है, तो वो जो तालिबान का फैलाया हुआ इस्लाम है इस वक्त पूरी दुनिया में, अमेरिका का CNN पे चलने वाला इस्लाम है, उससे लोगों की आंखें खुल जाती हैं कि तो हमारे ऊपर एक गिलाफ चढ़ा के हमारे लिए एक झूठा समा बांधा गया था इस्लाम के हवाले से। इस्लाम ऐसा नहीं। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये चांस है, बिलावल भुट्टो साहब भी इस पर आवाज़ उठाएं, पूरे मुसलमान ममालिक सारे वज़रा ख़ारजा इस पर आवाज़ भी उठाएं और यूरोपियन ममालिक को रोकें भी और उनको तरगीब भी दें और उनको समझाएं भी और उनको पढ़ाएं भी कि इस्लाम क्या है। जी राना साहब। मैं आज भी समझता हूँ कि हम मुसलमानों को, हम पाकिस्तानियों को एहतजाज नहीं, इलाज करना चाहिए और उसका इलाज यही है कि अपने आप को इकोनॉमिकली, मिलिटरली इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, इतनी आपस में आप लोगों की कोहेजन हो कि किसी में जुर्रत ना हो कि वो इस किस्म की हरकत कर सके और आप मल्ले के चौधरी बन जाएं। बहरहाल फ़िलहाल तो पाकिस्तान के चौधरियों में असम्बली की मुद्दत को लेकर बातचीत चल रही है और अगले इलेक्शन की डेट के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तो आज एक जगह पर बिलावल भुट्टो को अगला वज़ीर आज़म भी नामजद कर दिया, जो कि मेरे नज़दीक एक नामुमकिन सी बात लग रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिर्फ
سندھ میں سکڑ کے رہ گئی ہے. بہرحال پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج اعظم نذیر تارڑ جو کہ وزیر قانون ہیں انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی. تو یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ڈیٹیلز ہیں ان کے پاس. جی احمد. جی رانا صاحب بالکل ٹھیک ہے. پیپل پارٹی بہت زیادہ موو کر رہی ہے آج کل. 2-3 آج سٹیٹمنٹس آئیں اور سید نوید قمر صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ 8 اگست کو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی گورنمنٹ ختم کر دے اور الیکشن کی طرف چلے جائیں, انٹرم گورنمنٹ کی طرف چلے جائیں. اب صورتحال یہ ہے کہ پیپل پارٹی نے یہ کہہ دیا ہے اور پیپل پارٹی نے ہی نون لیگ کو اس بات پہ راضی بھی کیا ہے کہ الیکشن کی طرف جائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب تو اصرار کر رہے تھے الیکشن نہ کروائیں, 1 سال کے لیے ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں, 1 سال کے لیے ایکسٹینشن لے لیں اور ایکسٹینشن لے کے تو ہم سال اور مزے کر لیں. لیکن نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ الیکشن پہ جائیں گے اور پیپل پارٹی نے بھی اس میں پش کیا ہے. اور آج تو نوید قمر صاحب نے کھل کے کہہ دیا. اس کے علاوہ بھی دن میں آج 2-3 اور بھی پریس کانفرنسز ہوئیں اور وزیر اعلیٰ سندھ نے تو اوپنلی اعلان کہہ دیا کہ بلاول صاحب آئندہ کے وزیر اعظم ہیں. میرا خیال یہ کلیم تھوڑا سا بڑا ہے. پیپل پارٹی کے پاس سیٹیں نہیں اور بلاول صاحب ابھی بہت ینگ ہیں, بہت ٹائم ان کو چاہیے گروم کرنے کے لیے. پرائم منسٹر کی خاص طور پہ سیٹ سنبھالنے کے لیے ایمبیشیس ہیں, ینگ ہیں, بڑے بڑے سینئر لیڈر پیپل پارٹی میں پڑے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 آف کورس بلاول ان کے کی لیڈر ہیں, لیکن نون لیگ بھی بڑی تیار ہے. وہ بھی کوشش کرے گی کہ پرائم منسٹر انہی کا ہو سکتا ہے وہ یہ بھی طے کیا ہو دبئی میں کہ اس دفعہ ہماری باری, اگلی دفعہ آپ کی باری اور خان صاحب سائڈ پہ. لیکن دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. تاہم پارٹی نے آج کھلم کھلا یہ کہہ دیا ہے کہ 8 اگست کو وہ اس گورنمنٹ کو حکومت ختم کر دے اور الیکشن کی طرف چلے جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ پھر کون سی آتی ہے اور پھر وہ کیا چیزیں کرتی ہے. نظر تو یہی آ رہا ہے کہ خان صاحب کے خلاف گھیرا کافی تنگ ہے اور ان کو مکمل طور پہ سپریس کر کے بالکل بھی الیکشن سے ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کی جائے گی. حتیٰ کہ کل پرسوں اسلام آباد میں بھی یہ دفعہ 144 لاکھ لگا کے یہاں پہ بھی جلسے جلوسوں پہ پابندی لگا دی گئی. اور اس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کا دور دورہ ہے اور الیکشن کی تیاری کی ہی اجازت نہیں مل رہی, تو یعنی کہ جلسے جلوسوں کی ہی اجازت نہیں مل رہی. تو لیکن امن و امان بھی بحال کرنا ضروری ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا آپ جلسے کریں اور ساتھ بھی جلاؤ گراؤ کا کام شروع ہو جائے, جو کہ غلط بات ہوگی. تو اس لیے امن و امان بھی ضروری ہے, جلسے بھی ضروری ہیں اور الیکشن بھی ضروری ہے ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے اور ملک میں دیکھنے کے لیے کہ لوگ کس کے ساتھ. جی رانا صاحب. احمد, جیسے ہم ہمیشہ تیسرا سوال اکانومی پر کرتے ہیں. سعودی عرب سے $2 ارب مل گئے. یہ بیسیکلی ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے لیکن ہمارے کریڈٹ پہ شو ہوں گے, اور ان پیسوں ملنے کی وجہ سے آج سٹاک مارکیٹ بھی اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. لیکن عوام کے مسائل کا حل تو نہیں نظر آیا. IMF کے پیسے بھی ملنے والے ہیں, حکومت اس کو کیسے دیکھتی ہے, اس پر کتنا پلے کرنا چاہتی ہے؟ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے ڈیٹیلز پوچھتے ہیں. جی احمد. جی رانا صاحب, آج 11 تاریخ ہے, 11 جولائی ہے. کل 12 جولائی کو IMF کی بورڈ میٹنگ متوقع ہے جس میں پاکستان کے پروگرام کی 9 مہینے کے پروگرام کی اپروول ہو جائے گی ممکنہ طور پہ, اور $1 بلین پاکستان کو فوری طور پہ جاری بھی کر دیا جائے گا. $2 بلین آج سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کروا دیا, جس کا اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا. جیسے ہی دوپہر کو انہوں نے اعلان کیا, اسٹاک مارکیٹ آسمان کو جا کے لگی, ڈالر کی ویلیو نیچے آ گئی, ایک دم ہر طرف استحکام اور دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں. تو چیزیں کافی ایک دم چینج ہو گئی آج کے دن کے لیے. دوسری اچھی خبر اکنامک فرنٹ پہ رانا صاحب یہ آئی کہ پاکستان نے انڈس موٹر کمپنی ہماری جو ٹویوٹا بناتی ہے پاکستان میں, انہوں نے کاروں کی ایکسپورٹ مصر کو شروع کر دی. مصر میں رشین کاریں چلتی ہیں, وہاں پہ بھی ٹویوٹا کا بہت بڑا شو روم ہے. میں نے کائرو میں خود دیکھا. پاکستانی جو شو رومز ہیں ان سے کوئی 2-3 گنا بڑا شو روم ہے نیو کائرو کی طرف. جب آپ اولڈ یا کیپٹک کاریا سے نکل کے شہر کے باہر نیو کائرو کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس روڈ کے اوپر ہے. بہرحال وہ بہت بڑا شو روم ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں کاروں کی منوپلی اور دھوز دھاندلی چلتی تھی. یہاں پہ کار مینوفیکچرر جو ہیں انہوں نے خوب کہہ لیں کہ چور بازاری مچا رکھی تھی. جاپانی مینوفیکچرر سے سڑکوں کے لیے پیسے دیتے تھے. ساتھ جب مشرف صاحب کے بھی دور میں آخری دفعہ
बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस बन गया तो मुशर्रफ साहब उस वक्त कारों की इंपोर्ट और नई कारों की ओपनिंग की सेटअप लगाने के लिए इजाज़त देने लगे। तो जापानी इन्वेस्टर आए, मुशर्रफ साहब से मिले, उन्होंने कहा $500 मिलियन मैं देता हूँ 5 साल के लिए, कोई भी नया प्लांट ना कारों का लगता भी। मुशर्रफ साहब ने उसको रोक दिया, नई प्लांट नहीं लगा, कोई भी नया प्लांट नहीं लगा। वो फिर इमरान खान साहब के दौर में जाके लगे। ये जितनी भी आजकल एसयूवीज आई हैं, नई किया की है, होंडाई की है, ये अब आई हैं, वो GM है, चाइनीज़ कंपनीज हैं, 7-8 आ गई हैं। तो ये अगर उस दौर में आ जाती तो उसी वक्त ही मुल्क का नक्शा चेंज हो जाता, लेकिन ये अब आई और सारी की सारी कामयाबी रही। वर्ज करने का मकसद ये है कि टोयोटा वाले उस वक्त भी, टोयोटा के होंडा वाले सारे भी उस वक्त भी कारें एक्सपोर्ट कर सकते थे, जान के नहीं करते थे, सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर कब्जा जमा के रखने के लिए बहाने करते थे। अब जब अपने प्लांट बंद होने लगे हैं, कारें नहीं चल रही, तो अब जो जाके मिस्र को एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। मिस्र में लाडा कार चलती है, रशियन, अच्छी गाड़ी है, हमारी मेहरान ये जो छोटी आल्टो है उस लेवल की गाड़ी है, क्वालिटी उसकी भी अच्छी है, मैंने उस पर भी ट्रैवल किया है, टैक्सी के तौर पे बहुत वहाँ पे चलती है, आम यूजेज में भी है। शक्ल उसकी सादा सी है जैसे रशियन कारों की होती है, लेकिन ये जो हमारी कार वहाँ जाएगी तो उसकी क्वालिटी मेरा ख्याल बेहतर होगी। टोयोटा बड़ी ड्यूरेबल गाड़ी है, पाकिस्तान में बहुत चलती है। तो ये कुछ अच्छी बेहतर चीज़ें थी राना साहब इकनॉमिक फ्रंट पे भी। जी राना साहब। ख़वातीनो हज़रात, आइंदा इंतखाबात कब होंगे? असूली तौर पर 12 अगस्त PDM की गवर्नमेंट का लास्ट डे इन ऑफिस है। अगर ये आखिरी मुद्दत तक आप दफ्तर में बैठते हैं तो 60 दिन के अंदर इंतखाबात कराने होंगे, और अगर ये 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अगर असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास बात चली जाएगी और वो 90 दिन या उससे पहले वो इंतखाबात करवाने के पाबंद हैं। पिछली पाबंदी पर वो किधर हैं? 14 मई का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी वहीं पड़ा है। बहरहाल इन दोनों सूरतों में इनको जाना अवाम के पास ही पड़ेगा, वोट आप ही से मांगना पड़ेगा, ये आप ही के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे और आना चाहिए इनको। बहरहाल PDM के सामने इस वक्त 2 चीज़ें हैं। एक ये कि इमरान खान के पांव इस वक्त उखड़े हुए हैं और वो नहीं चाहते कि इमरान खान को टाइम दिया जाए ताकि वो अपने आप को रीग्रुप और रीऑर्गेनाइज कर सकें, क्योंकि और खान साहब की कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने घर से बाहर निकलें और अपने आप को जितना जल्दी हो सके रीग्रुप रीऑर्गेनाइज करें। दूसरा चैलेंज जो मुस्लिम लीग नून के सामने है वो मियां नवाज शरीफ साहब की 5 साल या ताउम्र नाअहली वाला केस है। उनकी कोशिश ये है कि उनका ये केस मौजूदा चीफ जस्टिस के सामने ना लगे और आने वाले चीफ जस्टिस उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनका साथ देंगे इस चीज़ में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इनका साथ देंगे। बहरहाल तीसरी चीज़ जो भी कौम देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है और हम भी देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि 9 मई के बाद खान साहब के साथ क्या होगा। क्या वो नाअहल होंगे, वो अहल रहेंगे, वो जेल में जाएंगे, उनकी पार्टी के साथ क्या होगा, बहुत धुंध है, क्लैरिटी नहीं है। ख़वातीनो हज़रात, ये बेयकीनी की फ़ज़ा ख़त्म होनी चाहिए और एक स्टेबल गवर्नमेंट आनी चाहिए जो मुल्क को इस माशी बहरान से लेकर आगे चले। मेरी दुआ है कि जो भी हो इस मुल्क और इस कौम के लिए बेहतर हो। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।